ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया था। तो होप सो आप सबको एडिनोसिन, एडेनिन और एडिनाइलिक एसिड में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। और अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के आगे अगर डी नहीं लिखा होता है और लिखा होता है एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये न्यूक्लियोसाइड किसके हैं? ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए के हैं। और अगर आके लिखा होता है डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तब हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड किसके हैं? डीएनए के हैं। क्लियर? तो इसके बाद अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया था। एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड। ठीक है, चलो। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम क्लास के अंदर डीएनए की डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअली डीएनए जो था उसको हमने कंसिडर किया एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे? तो आपको मैं टोटल 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा मैं पढ़ाऊंगी आपको एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों लेडीज साइंटिस्ट थी और लेडीज हमेशा साथ में गप्पे नहीं मारती है। इन तीनों लेडीज ने मिलकर एक रिसर्च की थी, ठीक है, जिसमें इनको लग गए थे 10 साल। नेक्स्ट, उसके बाद में थर्ड आता है कौन सा? हर्सी और चेस। और हर्सी और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन, शायद हो सकता है कि आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। शायद नहीं भी पढ़ा है बेटा, तो ये यहाँ टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन होगा, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला। मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ कि सबसे पहले एक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, बट उस ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट से ये पता किया था कि कोई तो एक केमिकल है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बट वो केमिकल कौन होता है ये ग्रिफिथ बताने में सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद में एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने 1944 के अंदर, कब? 1944 के अंदर इस केमिकल की मतलब नेचर के बारे में जानने की कोशिश की थी कि ये केमिकल है कौन सा, ये प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी देखी, तो उनको पता चला कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। पर सारे साइंटिस्ट इन तीनों लेडीज से कन्विंस्ड नहीं हुए थे। तो उसके बाद में एक आता है एक्सपेरिमेंट, लास्ट वाला, हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट। और हर्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट जो था, दैट इज द, क्या बोलेंगे उसको, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। और उसके बाद सारे साइंटिस्ट थे जो उनसे कन्विंस्ड हो गए थे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इन 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हम लोग लिखेंगे डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और शायद मैं मार्कर में इंक भरना भूल गए, तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो होता है, मैं इंक भर देती हूँ। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कौन सा है? ग्रिफिथ का। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने शायद क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। कुछ यादें आ रही है 11th की? है कहीं पढ़ा है आप लोगों ने 11th के अंदर? चलो देखते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा? ग्रिफिथ का। ध्यान रखिएगा, 12th क्लास की बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस चैप्टर से बनने वाला बोर्ड एग्जाम का पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर बोल देती हूँ, 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बायोलॉजी का काफी सिलेबस हो चुका होगा।
अब आपको मैं सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी के लिए भी बुलाऊंगी और तब तक शायद आपका ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यूस आना पड़ेगा बोर्ड के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था 1928 के अंदर, और 1928 के बाद 1953 में डीएनए का मॉडल आया था। ठीक है, चलो, तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉर्म चेंज हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। ट्रांस मतलब चेंज, फॉर्म मतलब फॉर्म, तो फॉर्म उसका चेंज हो जाता है। अब ये है क्या, पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बैक्टीरिया पे, और इस बैक्टीरिया से हो सकता है निमोनिया। तो दैट्स वाई इसको बोला जाता है डिप्लोकोकस निमोनी, ये इसका साइंटिफिक नेम है, डिप्लोकोकस निमोनी। क्लास 11th में अगर मैं ले जाऊं तो कोकस का मतलब होता है राउंड, बैसिलस का मतलब होता है रोड शेप। तो ये कौन सी वाली बैक्टीरिया है, कोकस। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, इसलिए क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। और ये क्या कॉज करते हैं, निमोनिया। तो क्या बोलूं मैं इसको, डिप्लोकोकस निमोनी। और इसको हम और बोल सकते हैं स्ट्रेप्टो। अब स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन। तो ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। जब ये लोग सेल डिवीजन करेंगे तो इनका कंटिन्यूअसली नंबर इंक्रीज होता जाएगा, और बाइनरी फ्यूजन के बाद इनकी बन जाती है एक चेन, और चेन को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टो। तो आप इसको और बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस। आगे स्पीसीज क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी न्यूमोनी। और अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और साइंटिफिक नेम का पहला लेटर कैपिटल और जीनस स्पीसीज का पहला लेटर अगर आप स्मॉल नहीं करते हैं और दोनों को अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपको 3.5 देगा, चाहे आपने एक्सपेरिमेंट कितना भी अच्छे से लिखा हो। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, एग्जाम के अंदर साइंटिफिक नेम जितनी बार गलत लिखोगे उसके नंबर कटते हैं। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना। या फिर इसका एक और नया नाम है न्यूमोकोकस निमोनी, और इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमोकोकस न्यूमोनी। अब मैंने इसके 3 नाम बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया की आपको दिखाई देंगे यहाँ पे 2 फॉर्म। एक होता है इसमें एस फॉर्म और एक होता है इसमें आर फॉर्म। और एस का मतलब होता है स्मूथ और आर का मतलब होता है रफ। अब ये स्मूथ और रफ क्या होता है, तो आओ चलो क्लास 11th में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, क्लास 11th के अंदर। तो क्लास 11th के अंदर जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे बाहर जो होता है वो होता है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। 1 सेकेंड रुक जाना, मैंने मोबाइल साइलेंट नहीं किया तो मोबाइल बज सकता है। अभी फिर आपके कानों में बहुत तेज आवाज आती है। चलो, तो बैक्टीरिया के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब हम पढ़ते हैं क्लास 11 के अंदर कि ये बैक्टीरिया कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी, ये एक पॉलीसेकेराइड का सिक्रेशन करते हैं। इसका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट इसके बाहर, सेल वॉल के बाहर एक और लेयर बना देता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। जिसको क्या बोला जाएगा, कैप्सूल। नाम क्या है, कैप्सूल। तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्या हो चुका है,
पैक हो चुका है। तो इस कैप्सूल का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर होती है इम्यून सेल्स WBC, और सिंस ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, कैप्सूल के अंदर पैक है, सो दैट्स व्हाई WBC जो होती है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। और जब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी इम्यून सेल्स, तो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे और बीमार करते रहेंगे। तो बैक्टीरिया के लिए इस कैप्सूल का सिग्निफिकेंस होता है क्या? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम इम्यून सेल्स। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्यून सेल्स, हाँ ये उसी की बात हो रही है। अगर ये कैप्सुलेटेड है तो ये आपको क्या दिखाई देंगे? बिल्कुल स्मूथ दिखाई देंगे। सो दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं एस फॉर्म। और अगर इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है तो ये आपको दिखाई देंगे आर फॉर्म। तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कैप्सुलेटेड। मतलब यहाँ पे इसके अंदर एक पॉलीसेकेराइड की आपको आउटर लेयर मिलेगी, आउटर लेयर। और ये लेयर काफी स्लिपरी होती है, शाइनी एंड स्लिपरी होती है। दैट्स व्हाई इस बैक्टीरिया के अपीयरेंस आपको दिखाई देगा स्मूथ, बट इसके अंदर कैप्सूल नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये कैसा दिखाई देगा? नॉन कैप्सुलेटेड दिखाई देगा। तो ये लेयर इसके अंदर नहीं होती है। इसका रीजन होता है बेटा कि ये मान लो कि बैक्टीरिया का DNA है, और DNA के अंदर होता है यहाँ पे एक जीन। क्या होता है? जीन होता है। तो अब जीन से क्या बनते हैं? जीन से बनते हैं एंजाइम, और ये जो एंजाइम है ये एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है इस पॉलीसेकेराइड के सिंथेसिस के लिए। तो जब जीन आपकी ओके होगी तभी तो एंजाइम बनेगा, और जब एंजाइम बनेगा तब पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस होगा, और जब पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस होगा तो यहाँ पे कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। और मान लो बेचारे के अंदर ये जीन जो है वो हो गई म्यूटेंट, खराब। तो जीन हाँ जी सॉरी, तो ये जीन अगर हो जाती है म्यूटेंट, तो जीन म्यूटेंट होने पर ना बनेगा एंजाइम, ना बनेगा कैप्सूल। तो ऐसा ही कुछ इस बेचारी आर फॉर्म के साथ होता है। तो इस आर फॉर्म के अंदर या तो ये कैप्सूल बनाने वाला जीन होता ही नहीं, और अगर होता है तो उसमें होता है म्यूटेशन, तो वो खराब होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कुछ काम की नहीं है ना। अब तुम एक चीज सोचो कि अगर ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होंगे तो क्या इसको इम्यून सेल्स पहचान पाएगी? नहीं। तो क्या इसको WBC मार पाएगी? नहीं। जब WBC नहीं मार पाएगी तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सरवाइव कर सकते हैं, और जब सरवाइव करेंगे तो ये फिर निमोनिया भी कॉज कर सकते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है? इनसे होता है फिर निमोनिया। तो इसका मतलब ये जो एस फॉर्म है ये कैसा हो जाएगा? ये होता है पैथोजेनिक फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं वायरुलेंट। और वायरुलेंट आप लोग जानते ही होंगे, वायरुलेंट मतलब जो बहुत ही उग्र होते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं। अब ये बेचारी जो आर फॉर्म है, इस आर फॉर्म के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। सो दैट्स व्हाई इसको इम्यून सेल्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी। तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी तो इन बेचारे बैक्टीरिया की फिर फाइनली डेथ हो जाएगी। और डेथ होने की वजह से जब बैक्टीरिया खुद ही नहीं बचेगा तो निमोनिया किससे होगा? तो इनसे निमोनिया नहीं होता है। तो ये बेचारे कैसे हो जाएंगे? ये बेचारे फिर ये नॉन पैथोजेनिक हो जाएंगे, या फिर बोलेंगे कि नॉन वायरुलेंट होते हैं। ये बेचारे शांत होते हैं, उग्र नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगी नॉन वायरुलेंट फॉर्म। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या होता है। अब इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल 4 स्टेप है। कितने स्टेप है टोटल? 4 स्टेप बस। क्या? एक हमें लेना है माउस, या माइस ले लो। रेड क्यों नहीं?
बेटा रेट के साथ एक्सपेरिमेंट करके तो देखो, तुमको काट जाएंगे उल्टे, बहुत खतरनाक होते हैं रेट। माइस जो होते हैं बेचारे थोड़े शाय नेचर के होते हैं, काटते नहीं है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जनरली माइस पे होते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं। हमने क्या किया, एक पेट्री डिस्क के अंदर यहाँ पे एस फॉर्म के जो बैक्टीरिया है उनको कल्चर कर दिया। एक डिफरेंट पेट्री प्लेट के अंदर हमने यहाँ पे आर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को कल्चर कर दिया। ठीक है, अब ये कल्चर कैसे करते हैं तो इसका फोटो मैं आपको व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में शेयर करूंगी। ठीक है, तो पेट्री डिस्क के अंदर आपको बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हुए मिलेंगे। क्लियर? चलो, अब हमने क्या किया, इस पेट्री डिस्क से एस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को पिक किया, पिक करके पानी में डिसॉल्व किया और फिर एक इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन हमने लगा दिया एक माइस को। तो क्या होगा, क्या होगा, बेचारी माइस की डेथ हो जाएगी। अब दूसरे वाले माइस के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे आर, तो उसको निमोनिया नहीं होगा, तो उसकी डेथ भी नहीं होगी। तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, एस फॉर्म को पकड़ते हैं, बट इन बैक्टीरिया को हम मार देते हैं। कैसे? गर्म करके। इन बैक्टीरिया को निकाला हमने, कहां पे, बर्नर के ऊपर रखा, पर इतना नहीं रखना है कि उसके धुएं निकल जाए, तो उसको उस तरीके से पूरा जलाना नहीं है। ठीक है, जस्ट उसको क्या करना है, हाई हीट के पास लेके जाना है और ऐसे 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 करके निकाल देना है ताकि उसके धुएं नहीं निकल जाए। पता चला बैक्टीरिया के पीछे बच गई राख, अब राख से क्या करोगे बेवकूफो। तो हमने क्या किया, बैक्टीरिया को जस्ट हीट करके किल कर देते हैं। ठीक है, किल करने के बाद अगर मैं एस फॉर्म को माइस के अंदर इंजेक्ट करूं, निमोनिया होगा क्या? नहीं। चलो, ये तो हो गए हमारे 3 स्टेप। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने लिया एस फॉर्म। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता है एस फॉर्म और इसको मैंने इंजेक्ट कर दिया कहां पे, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो बताओ क्या माइस को फिर निमोनिया होगा और क्या उसके बाद उसकी डेथ होगी? हाँ, तो एस फॉर्म को लिया और उसके बाद हमने इसको इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, और माइस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद में इसको निमोनिया होगा और इस बेचारे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपने इंजेक्ट किसको किया है, एस फॉर्म को। क्लियर? अब दूसरे स्टेप के अंदर हम यहाँ पे लेंगे आर फॉर्म, और आर फॉर्म को हम लोग इंजेक्ट करेंगे कहां पे, माइस के अंदर। तो बताओ क्या इसको निमोनिया होगा और क्या इसकी डेथ होगी? नहीं, क्योंकि आर फॉर्म जो होते हैं वो बेचारे होते हैं नॉन वायरुलेंट। कैसे होते हैं? नॉन वायरुलेंट। तो नॉन वायरुलेंट को इंजेक्ट करने के बाद माइस को निमोनिया नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो ये कैसा रहेगा, जिंदा। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3। तो थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, लेते हैं एस फॉर्म, और इस एस फॉर्म को हम इंजेक्ट करेंगे माइस के अंदर। फिर देखेंगे कि इसको निमोनिया होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे इसको माइस में इंजेक्ट करने से पहले जो एस फॉर्म है, इस एस फॉर्म को हम करते हैं गरम, और ये मैंने इसके नीचे लगा दिया बर्नर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को कैसे मारा था, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को हीट करके उन्होंने किल्ड किया था। तो ये क्या हो जाएंगे, हीट किल्ड बैक्टीरिया, वो भी कौन से, एस फॉर्म। जब बैक्टीरिया खुद ही मर गया और उसके बाद उसको माइस में अगर इंजेक्ट किया जाए तो क्या निमोनिया होगा? नहीं। जब निमोनिया नहीं होगा तो इसकी डेथ भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है। तो मुझे जहां तक लग रहा है इन 3 स्टेप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम तुम्हें नहीं बेटा, ग्रिफिथ को भी हुई थी स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 इजिकल टू 3+2। फोर्थ वाला स्टेप कुछ भी नया नहीं है, जिसमें आपको 3 और 2 दोनों को मिक्स करना है।
चलो आओ देखो कैसे। अब ये मैंने लिया एस फॉर्म, और इस एस फॉर्म को हम इस तरीके से गर्म करते हैं कि ये धुएं ना बन जाए, इसकी राख ना बन जाए, बस सिर्फ ये मर जाए। इस तरीके से हम लोग इसको हीट किल कर देते हैं। और हीट किल करने के बाद तो ये तो मरे हुए बैक्टीरिया है, पर जो आर फॉर्म है ना उसको हमने देखो मारा नहीं है, तो ये तो जिंदा है। अब इसको हम इंजेक्ट करेंगे कहाँ पे, माइस के अंदर। और चलो देखते हैं कि निमोनिया होता है या नहीं होता है। आप क्या जानते हैं, निमोनिया होना चाहिए या नहीं? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एस फॉर्म जो है खुद मरा हुआ है तो निमोनिया नहीं होगा। आर फॉर्म जो जिंदा है बट वो तो वैसे ही बेचारा नॉन पैथोजेनिक होता है, तो उससे भी निमोनिया नहीं होगा। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते भी नहीं, कुछ अलग हुआ था तभी तो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे निमोनिया हो गया, बेचारे की हो गई डेथ। और फिर उसके बाद जब ग्रिफिथ ने इस माइस को मारा, और माइस को मारने के बाद जब उसकी बॉडी ओपन की तो उसके अंदर इसको मिल गए जिंदा एस फॉर्म। ओ माय गॉड, क्या मिला इसके अंदर? जिंदा एस फॉर्म मिल गया। तो ग्रिफिथ को फिर ये दिमाग में आया कि मैंने तो एस फॉर्म जिंदा भेजे ही नहीं थे, तो वो आए कहां से? ठीक है, तो वो आए कुछ ऐसे थे। कैसे? अब मैं आपको इसका एक्चुअल रीजन बताती हूँ। तो पहले फटाफट ये सारा टॉपिक देखो, बस एक सेकेंड। तो मैं आपको इसका एक्चुअल रीजन बताती हूँ, जो ग्रिफिथ को भी नहीं पता था। क्योंकि ये ईयर है बेटा 1928 का, और अभी चल रहा है 2020, इसलिए हमको पता है कि हुआ क्या था। तो ये मैंने लिया यहाँ पे कौन सा, आर फॉर्म, और ये वाला फॉर्म कौन सा है, एस फॉर्म। ये क्या है इसका, डीएनए। ये भी क्या है इसका, डीएनए। हमने बोला था कि ये बैक्टीरिया कैसा होता है, कैप्सुलेटेड होता है, बट इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता है। और हमने देखा था कि इस कैप्सूल को बनाने वाला कोई एक जीन होता है, बट वो जीन इस बेचारे के पास या तो नहीं होता है, और अगर होता भी है तो म्यूटेंट होता है। समझ आ गया? अब देखो होता क्या है कि जब हम इस एस फॉर्म को हीट किल करते हैं तो इस बेचारे की हो जाती है टुकड़े 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 टुकड़े, इस तरीके से इस बेचारे के बहुत सारे टुकड़े हो गए। तो इसकी ये सारी क्या है, डेड बॉडी है, और डेड बॉडीज के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, तो इसकी पूरी डेड बॉडी फ्रेगमेंटेड होगी। और जब डेड बॉडी फ्रेगमेंटेड होगी तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी फ्रेगमेंटेड हो गया। अब इसके साथ में आपने रख दिया आर फॉर्म, और आर फॉर्म के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सराउंडिंग में रखे हुए डीएनए को अपटेक कर सकता है। क्या बोला मैंने? अपने सराउंडिंग में रखे हुए डीएनए को अपटेक कर सकता है। तो जब ये अपटेक कर सकता है तो हो सकता है कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके पास इस जीन का फ्रेगमेंट चला गया, और जैसे ही इनके पास ये जीन का फ्रेगमेंट चला गया तो अब आ गई इनके पास जीन, और जब आ गई इनके पास जीन तो अब ये बना सकता है एंजाइम, और जब बना सकता है एंजाइम तो नाउ इसके ऊपर भी डेवलप हो गया एक कैप्सूल, और जब इसके ऊपर बन जाता है कैप्सूल तो बेटा अब ये आर आर नहीं बना, अब ये आर आर नहीं रहा, ये तो अब एस बन गया। तो आर जो था वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया किसमें, एस के अंदर। तो ट्रांसफॉर्म, तो फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया, किसका, आर का, वो भी इनटू एस फॉर्म। सो दैट्स व्हाई इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
तो ये था इसका एक्चुअल रीजन, ये वाला रीजन एक्चुअल था। बट बेचारे ग्रिफिथ को 1928 के अंदर इतनी हाई फाई बातें नहीं पता थी। ठीक है, तो ये तो हमको पता है बेटा। अब होता क्या है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बच्चे लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। क्या लिखते हैं? कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन हमेशा ये लिख के आ जाते हैं कि उनको क्या समझ आया, और जबकि कंक्लूजन वो लिखना होता है कि साइंटिस्ट ने क्या बोला। तो ये साइंटिस्ट का कंक्लूजन नहीं था, ये तो मैंने आपको एक्चुअल बताया था। बट यहाँ पे ग्रिफिथ जी ने क्या बोला है, तो उसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन ऑफ साइंटिस्ट, तो एक तो इसने बोला था कि यहाँ पे एस में से कुछ, तो एस में से कुछ तो जा रहा है आर के अंदर, जिसकी वजह से आर जो होता है वो चेंज हो रहा है एस के अंदर। पर ये कुछ क्या था उनको ये नहीं पता था। उन्होंने ये बोला था कि ये कुछ तो मतलब ये जो भी केमिकल है, ये जो भी केमिकल है, तो इस केमिकल का उन्होंने नेचर तो वो नहीं बता पाए कि ये केमिकल प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए है या आरएनए है। होता तो कौन है? डीएनए। बट ये इसको नहीं बता पाए। बट उन्होंने दो चीजें बोली कि ये जो केमिकल है इसको हीट करने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने बोला था कि ये जो भी केमिकल है, ये केमिकल पहली चीज तो हीट स्टेबल है, पहली चीज तो ये केमिकल हीट स्टेबल था। ठीक है, और दूसरा, इस केमिकल के पास ये जो केमिकल था ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल था यहाँ पे एस को, आर को एस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये जो केमिकल था इसके पास प्रॉपर्टी थी कैप्सूल बनाने की। तो ये केमिकल जो है वो सिंथेसाइज कर सकता है क्या? सिंथेसिस ऑफ कैप्सूल। एंड सिंथेसिस ऑफ कैप्सूल मतलब पॉलीसैकेराइड को ये सिंथेसाइज करवा सकता है। ठीक है, बस ग्रिफिथ जी का ये था कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको अपने मन से नहीं लिखना है जी। ठीक है, अब उसके बाद में ये एक्चुअली ये बायोकेमिकल है कौन सा? तो ये बायोकेमिकल कौन होता है? डीएनए। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये स्टेटमेंट और इसको प्रूव किया था किसने? एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी ने। तो ये सिंपल सा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। ये बैक्टीरिया का नाम है, ये दोनों इसके फॉर्म है, 4 स्टेप है और ये इसका कंक्लूजन है। खत्म। बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया की फॉर्म, 4 स्टेप और इसका कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट हो गया, दी एंड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको रहने देती हूँ, बायोटेक में ही पूछूंगी क्योंकि अभी आपको शायद नहीं समझ आएगा। चलो पूछ ही लेती हूँ। ग्रिफिथ ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया वाले बैक्टीरिया के साथ। किसके साथ? निमोनिया की बैक्टीरिया के साथ। तो उस केस के अंदर ग्रिफिथ को भी निमोनिया होने के बहुत चांसेस थे, और अगर उसका निमोनिया हो जाता बेटा तो उसकी डेथ हो जाती। तो इतनी खतरनाक बैक्टीरिया के साथ काम करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों ना इसने ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे कर लेता? क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे कर लेता? और ई कोलाई तो हमारे लिए कैसा होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है। नहीं, क्योंकि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने एक चीज बोली थी कि ये जो आर बैक्टीरिया होता है ये सराउंडिंग के अंदर रखे हुए डीएनए को अपटेक कर सकता है, और इस अपटेक करने की टेंडेंसी को बोला जाता है कॉम्पिटेंस। क्या बोला जाता है? कॉम्पिटेंस। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो नेचुरली नॉन कॉम्पिटेंट होता है, मतलब वो अपने सराउंडिंग में रखे हुए डीएनए को अपटेक
नहीं कर सकता था। दैट्स वाई ग्रिफिथ ने ई कोलाई को नहीं यूज किया। ठीक है, चलो मैं पॉइंट लिख देती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये होता है नेचुरल कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया है। और इसको आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि मतलब ये अपने सराउंडिंग में रखे हुए डीएनए को अपटेक कर सकता है। पर जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक तो हम लोग जो है ना वो निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते बेटा। मैंने भी लेबोरेटरी में जब काम किया था तो मैंने ई कोलाई यूज किया था। पर मैडम अभी तो आपने बोला कि ई कोलाई अपने सराउंडिंग में रखे हुए डीएनए को अपटेक नहीं कर सकता है, तो कोई बात नहीं करी। बट हमें भी तो जबरदस्ती करना आता है ना, तो हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकली उसके साथ जबरदस्ती करके हम ई कोलाई के अंदर एंटर करवा देते हैं डीएनए। तो दिस इज केमिकल मेथड। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन टर्म जो है बायोटेक के अंदर फिर अगेन आएगा, पक्का। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट देखो सेकंड वीडियो, ठीक है।